राष्ट्र के विकास अभियान के सारथी अगर कोई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को मिली करारी हार को काफी समय बीत चुका है। लोकसभा में दलित मुस्लिम वोटों के गठबंधन और इसके साथ ही मराठा मतदाताओं के गठजोड़ ने बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को तगड़ा झटका दिया था। कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष ने बीजेपी पर जोरों शोरों से संविधान बदलने का आरोप लगाया। महाविकास अघाड़ी अभी भी संविधान बचाने को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि हरियाणा विधानसभा के नतीजों के बाद अब माहौल बदलता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद मतदाताओं को लेकर जो धारणाएं बनी थी वो हरियाणा के नतीजों से ध्वस्त हो गई हैं। हरियाणा में दलित समुदाय ने बीजेपी को वोट देकर ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की। अब बीजेपी महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सावधानी से आगे बढ़ रही है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि दलित मुस्लिम मराठा गठबंधन महाविकास अघाड़ी की तरफ ना जाए। हिंदी की एक मशहूर कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान इसी पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान अब सिर्फ रैलियां और रोड शो करने पर नहीं है। इसकी जगह वे उन जगहों पर रैलियां करने पर ध्यान दे रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए पार्टी को उनकी जरूरत है। हालांकि महायुति में अजीत पवार कई मुद्दों पर बीजेपी लीडरशिप के साथ सुरक्षित दूरी बनाकर चल रही हैं। ये दूरी उन्हें पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठा के साथ साथ मुस्लिम वोट हासिल करने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर बीजेपी भी अजीत पवार को अकेले लड़ने के लिए छोड़ रही है, क्योंकि अजीत पवार का मुद्दा उन्हें कई बार परेशान कर रहा था और वे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके साथ गठबंधन के लिए पूरी तरह से मनाने में सफल नहीं रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की ओर से मतदाताओं को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एनसीपी में भ्रष्टाचार के अगुवा अजीत पवार नहीं बल्कि शरद पवार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 4000 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं 12 से अधिक राजनीतिक दल अपनी अपनी सीट जीतने के लिए जी जान से जुटे हैं। महाराष्ट्र में पहले के चुनाव के दौरान 4 प्रमुख दल हुआ करते थे। हालांकि 2 बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। इससे राज्य में चुनाव लड़ने वाली मुख्य पार्टियों की संख्या अब 6 हो गई है। इनके अलावा आधा दर्जन अन्य छोटी पार्टियां भी हैं, जिनकी कुछ इलाकों में मजबूत उपस्थिति है। टिकट की आस लगाए बैठे कई नेताओं को उनकी सीट पर गठबंधन के कारण उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ऐसे में अब इनमें से कई नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और महायुति और एमवीए दोनों के आला कमान उन्हें मनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उधर विदर्भ इलाके की बात करें तो एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी 23 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इन दोनों पार्टियों के पास ना तो इस क्षेत्र में कोई वोट बैंक है और ना ही कोई मजबूत उम्मीदवार। विदर्भ का इलाका कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि इस इलाके में जातीय आधारित मतदान के बावजूद वह विदर्भ इलाके में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की लड़ी जाने वाली अधिकतर सीटों पर जीत हासिल करने की स्थिति में है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी के हार के पीछे किसानों के प्रति उदासीनता भी एक प्रमुख कारण था। ऐसे नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी किसानों के हित में कोई फैसला नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले केंद्र और राज्य सरकार ने आगे बढ़कर प्याज, कपास और सोयाबीन के किसानों को अधिकतम एमएसपी दिया। विपक्ष का दावा है कि बेमौसम बारिश ने सोयाबीन की फसलों को तबाह कर दिया, जिससे लगभग 60% फसल का नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने किसानों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए तेजी से काम किया है। प्याज के निर्यात की भी इजाजत दी गई है और बीजेपी आलाकमान इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी किसान विरोधी नैरेटिव इस बार काम ना कर पाए। उधर लड़की बहन योजना भी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने इस योजना को शुरू किया, जिससे लड़कियों को सीधे उनके खातों में पैसे मिल रहे हैं। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। मध्य प्रदेश में ये एक गेम चेंजर साबित हुआ था और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी इसकी अहम भूमिका रही। बीजेपी के सभी कैंपेन मैनेजर इस योजना पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिससे पीएम मोदी के साइलेंट वोटर्स यानी महिलाओं के वोट को हासिल किया जा सके।